हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस का जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए 100% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में मैंने वो क्वेश्चंस लिया है जो आपका बिल्कुल फिक्स है माय डियर स्टूडेंट कि वही आएगा। ये समझ लो कि मैंने पेपर को देखा है और वही क्वेश्चंस आएंगे। आप देख लेना, पेपर देने के बाद आओगे तो आप कहोगे सर 100% वही क्वेश्चंस आ गया जो आपने इस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक जरूर देखना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरू होगा। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हम लोग सबसे पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इस टाइप का यही क्वेश्चन समझ लो आ जाएगा पेपर में। Fe2O3 + 2 Al gives out Al2O3 + 2 Fe। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि नाम चेंज कर दे, Fe की जगह कुछ और लिख दे। ठीक है, बट आएगा यही इस टाइप से। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको ये बताना है। जो ये आपकी अभिक्रिया है, ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये वाला, ये किस प्रकार की है। ऑप्शंस आपके पास है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, विस्थापन या वियोजन अभिक्रिया। देखो, यहां सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां Fe2 जो है वो O3 को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया Al2 के साथ। तो मतलब Al2 के साथ O3 विस्थापित हो गया। तो ये हमारा कौन सी अभिक्रिया है माय डियर स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, सभी को पता होगा। क्या है, सोडियम क्लोराइड? नहीं, ये तो नमक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो बेकिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH होता है, बट भाई धोने वाला सोडा का फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। तो इसमें जो होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, जो धोने वाला सोडा है उसका जो रासायनिक नाम होता है, हमेशा याद रखना कि इसका जो रासायनिक नाम होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनोन में लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ओन। और बताओ ओन कौन सा क्रियात्मक समूह, कीटोन। कीटोन में क्या रहता है लास्ट में, ओन। ठीक है, तो ओन रहता है, इसलिए हमारा कीटोन समूह है। ये आपको पता चल गया कि हमारा कीटोन समूह है। अब ये भी पता होना चाहिए कि क्रियात्मक समूह क्या होता है कीटोन समूह का। CHO तो हमारा एल्डिहाइड होता है, तो ये तो होगा नहीं। OH हमारा एल्कोहल होता है, ये तो होगा नहीं। ये हमारा कौन सा होता है, COH, ये हमारा एथेनोइक यानी कि हमारा ओइक लास्ट में जुड़ता है, बट ये हमारा याद नहीं आ रहा है। बट ये जो है हमारा, ये कीटोन समूह है। CO का मतलब होता है CO, कुछ लग भी रहा है, कीटोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना। ये सब समझो साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव हैं जो बता रहे हैं इस वायरल पेपर में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। अगर पेपर में आपको 95-90 स्कोर करना है तो सारा आपको तैयार करना होगा। मनुष्य में वृक्क तंत्र एक भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क का नाम सुना होगा, वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, क्योंकि ये एक उत्सर्जी अंग है जो कि मनुष्य में एक जोड़ा पाया जाता है, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 पर आप लोग फोकस करना कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र, आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उन दोनों में आपका नाम तो पता ही होगा, उनके पार्ट्स के नेम। तो अंडाशय जो होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, शुक्रवाहिका, गर्भाशय तो होता ही है मादा जनन तंत्र का भाग, ठीक, जिसमें भ्रूण होते हैं। और डिम्बवाहिनी का मतलब अंडवाहिनी, जो अंड होता है, अंडकोश को रास्ता प्रदान करती हैं। बट इसमें जो शुक्रवाहिका है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि मादा जनन तंत्र नहीं है, ये एक नर जनन तंत्र है। ठीक है, तो इन चारों में से जो हमारा शुक्रवाहिका है वो एक नर जनन तंत्र है। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। मेंडल जी ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, टमाटर या मटर या बैगन या सरसों। तो आप सभी को पता है मेंडल ने 7 लक्षण दिए थे और 7 लक्षण इन बैगन में तो दिया नहीं था, बैगन कहाँ हो जाएगा, मटर पर दिया था सर, हाँ मटर पे दिया था, तो मटर हमारा सही हो जाएगा और सारे नहीं सही हैं, ठीक है। मतलब ये समझना कि मेंडल ने अपना प्रयोग जो है अपने नियम, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ये सब मटर के पौधे पर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखो 3 × 10⁸ है, बटे में 1.5 आप भाग दे दोगे, 2 × 10⁸ मिलेगा। मीटर प्रति सेकंड जो होगा वो होगा किसमें, प्रकाश की चाल, ठीक है। वो क्या होगा, 3 × 10⁸ में आप 1.5 से जब भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो हमारा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है और ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। हमेशा याद रखना फोकस दूरी की 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या, यानी कि आपका जो f होता है f बराबर r/2, ठीक है, ये हटा दो, f बराबर r/2। अब यहाँ से जो हमारा r होगा वो बराबर होगा 2f के, मतलब अगर हम आपकी फोकस दूरी 1 दी हुई है तो वक्रता त्रिज्या 2 होगी, अगर 10 दिया हुआ है तो क्या होगा, 20 होगा, तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन हमारा 20 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है माय डियर स्टूडेंट की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। किसी की अस्पष्ट दृष्टि है तो उसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या इनफाइनाइट। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ में आ गया ना, ये सारा समझ लो आपका फिक्स हो रहा है मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल तैयार कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। देखो एक गतिमान आवेशित कण जो होता है, अगर उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। मतलब चाहे जहां रखोगे भाई, उनका काम है कण को उत्पन्न करना, तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। केवल चुंबकीय नहीं उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत भी नहीं उत्पन्न करेगा। उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो मैंने इसमें जो VIMP MCQ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, वो हमने कितने देखे, 10 ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा। 10 आप तैयार कर लो और भी हमें पता चलेगा जो पेपर में आएगा तो वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अभी 10 और भी कराएंगे, बट अभी हम लोग बस 10 ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमें इतना ही क्वेश्चन मिला था पेपर से। अब देखो कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो भाई NCERT 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 भाई कितनी बार आ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, समजातीय श्रेणी, ठीक है, या सजातीय श्रेणी, सारा एक ही है। क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। आपको उदाहरण के साथ समझाना है किसको, समजातीय श्रेणी को। तो कितने स्टूडेंट को पता है ये तो मुझे नहीं पता, बट आप लोग कमेंट करना। देखो समजातीय का मतलब होता है समान जाति। समान जाति केमिस्ट्री में जैसे अगर उनके क्रियात्मक समूह हैं तो एक जैसे हैं तो वो समान जात के हैं, अगर उनके सामान्य सूत्र एक जैसे हैं तो वो समान जात के हैं। जैसे एल्केन के हैं तो सारे एल्केन के हों, एल्कोहल समूह के हैं तो सारे एल्कोहल समूह के हों, कीटोन समूह के हैं तो सारे कीटोन समूह के हों, ठीक है। जैसे कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, समूह का मतलब होता है कई सारी चीजें हों, एक ही नहीं हो, मेथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो ये सारे एक ही एल्केन समूह के हैं तो वो समजातीय होगा। अगर आपका एल्कोहल में है तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये सारे हमारे समजातीय श्रेणी होगा, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। उनके जो सदस्य होते हैं उनको समजात गण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम सारा एक ही समूह के लेते हैं तो मेथेनॉल हमने ले लिया, मेथेनॉल हमारा एल्कोहल समूह का है, इसका सूत्र तो सभी को पता है, CH3OH होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको अगर एक समजातीय श्रेणी बनाना है तो सारे आपके ऑल ही हों, यानी कि ये आपका लास्ट में ऑल जुड़ा हुआ है, यानी कि एल्कोहल समूह के हैं तो सारे एल्कोहल ही समूह के होने चाहिए, CH3 CH2OH। अब देखो इसका नाम क्या है, इसमें 2 कार्बन है 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल। अगला देखो हमारे स्टूडेंट, अब हमारा प्रोपेनॉल भी आप ले सकते हो, प्रोपेनॉल, क्योंकि भाई आप ऐसे सारा ले सकते हो क्योंकि सारे OH ग्रुप के हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, CH3 CH2
फिर अभी हमें CH2 एक बार और लेना है क्योंकि 3 कार्बन है, OH, ये हो गया बस। तो ये हमारा हो गया क्या, यही हमारा हो गया भैया एग्जाम्पल। अब अगर आपको एल्केन का लेना है तो आप मेथेन CH4, ये देखो CH4 एल्केन समूह के सारे, C2H6 ये सारे हमारे क्या हैं, समजातीय श्रेणी है क्योंकि ये दोनों एल्केन ही समूह के हैं, ठीक है। तो अगर एक जैसा समूह हो तो वो समजातीय होगा, एक जैसा क्रियात्मक समूह है तो वो समजातीय होगा। लक्षण समझ लो, सभी सदस्यों के एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र के द्वारा हम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह, देखो ये है आपका सामान्य सूत्र, ठीक है। इसमें सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है, ठीक है। और इसमें जो क्रियात्मक समूह है इसमें OH है, OH क्रियात्मक समूह, ठीक है, अल्कोहल। एंड प्रत्येक क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर होता है, प्रत्येक जो क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर होता है। देखो इसमें कितने का अंतर है, CH3 है। अब यहाँ OH है और ये CH2 का अंतर है ना, इसमें CH2 है इसमें नहीं है, तो मतलब CH2 का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर है, बस यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ देखो अगला ये 5वां समझ लो कि सभी सदस्यों का सामान्य गुणधर्म, यहाँ से किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का समान गुणधर्म पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये मेथेनॉल है तो फिर आपको पता चल गया कि अल्कोहल समूह के हैं तो इनके जो भी गुण हैं वो सेम ही होंगे, इसका भी और इसका भी, क्योंकि अल्कोहल समूह के सारे गुण सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न है, आपके टिप्पणी करने के लिए भी आ जाता है। आपके लघुत्तरीय 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका 4 नंबर क्लियर है। अगला देखो, अगला देखते हैं हम लोग भैया बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, सारा तैयार कर लेना है। साइंस अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो सारा समझ लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत कर लो, जितनी टाइम है उतने आप मेहनत कर लो, आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धमनी होता है और सिरा होता है, उनके बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो आपका धमनी और सिरा है, तो देखो धमनी आप हेडिंग डालना, फिर सिरा आप हेडिंग डालना, धमनी और सिरा दोनों जगह आप हेडिंग डाल देना दोनों, और बीच में आप एक लाइन खींच देना या कॉलम बना लेना, कुछ भी कर सकते हो। और अच्छे से हम लोग कुछ अंतर 4 से 5 आप मिनिमम अंतर या मैक्सिमम अंतर देना है, डिफरेंस इतना देना ही पड़ेगा ताकि हमें फुल मार्क्स मिले और एक भी नंबर एग्जामिनर ना काट पाए। तो एक एक को समझते हैं। पहला, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जो हमारा धमनी होता है, धमनी, इसमें जो रुधिर होता है यानी कि रक्त होता है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है, बट इसमें जो रुधिर होता है वो अंगों से हृदय की ओर बहता है। एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर ये क्या है, हृदय से अंगों की ओर बहेंगे तो ये अंगों से हृदय की ओर बहेंगे। मतलब एक को समझो, दूसरा बना के लिख दो, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। अंतर में क्या होता है कि एक दूसरे के एक अपोजिट होते हैं। जैसे देखो, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ चलता है, और सिराओं में रुधिर की बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। इसमें रुक रुक कर चलता है, अधिक दबाव के साथ चलता है। इसमें एक समान रहती है। अगर जैसे जितनी चाल होंगी उतनी चाल से चलती रहेंगी, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऐसे ऐसे उतना ही चलेंगी। इसमें रुक रुक कर अधिक दबाव के साथ बहता रहता है। देखो, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, इनकी दीवारें अत्यधिक पतली तथा कम लचीली होती हैं। अगर ये पता चल गया इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती हैं तो इसमें आप नहीं कर देना कि इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं, या आप ये भी लिख सकते हो इनकी दीवारें मोटी नहीं होती, कम लचीली होती हैं, ठीक है। मतलब बनाकर लिखना सीखो, चीज़ों को समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रट लो, और रटने से कुछ नहीं होगा। जब आप समझ जाओगे तो कहीं भी आए, कहीं भी मिले तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। इनके गहरे लाल रंग या नीले बैगनी रंग का होता है, ठीक है। यह पराया त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है, यह पराया त्वचा के समीप स्थित होता है। ये देखो, जब आप सिरा की बात करो तो जब आप कहीं कहीं जाते हो ना डॉक्टर के पास सुई लगाने, तो वो जो नस ढूंढते हैं वो देखते होंगे बैगनी रंग या नीले रंग का होता है। तो वो जो नस होता है वही सिरा है, क्योंकि वो जो है हमारे त्वचा के समीप होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा धमनी तथा सिरा में डिफरेंस हो गया। अब आप लोग एक अंतर तैयार कर लेना, एक कौन सा है, डीएनए आरएनए में अंतर है, ठीक है। अब आपको तैयार करना है, हम तो भाई बता दिए डीएनए व आरएनए और आरएनए, इन दोनों में डिफरेंस तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का भी डिफरेंस। अब तीसरा हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या दोष कारण बताइए, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो,
निकट दृष्टि दोष कैसे समझाओगे मेरे दोस्त? देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है और थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। निकट दृष्टि दोष, अगर निकट दृष्टि दोष समझ गए तो दूर ऑटोमेटिक समझ जाओगे। इसका उल्टा होता है। देखो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो पास वाली वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, जो दूर की वस्तुएं हैं, ठीक है, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पे ना होकर कम दूरी पर आ जाता है, और इस दोष के निम्न कारण है। यहां कहने का मतलब अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसे निकट की वस्तुएं, निकट का मतलब होता है कि जो पास की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, कारण देख लो। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, और दूसरा है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। इसमें क्या होता है कि पास को देखो एक फिगर के साथ समझो। लाइक एज हम एक बनाते हैं, ये आई, ठीक है, आई, यहां हम एक लेंस रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रकाश आती है, देखो यहां से ऐसे प्रकाश आया प्रकाश। अब यहाँ क्या होगा ना कि यहाँ प्रकाश जब आती हैं तो यहाँ क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये जो है ये मतलब रेटिना यहाँ है, यहाँ मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये आगे ही मिल जाती हैं। जब आगे मिल जाती हैं तो यहाँ निकट की वस्तुएं उन्हें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन कोई वस्तु जब दूर होता है तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका एक फिगर हो गया छोटा सा, बस। ठीक है, अब निवारण के लिए आप क्या कर सकते हो? इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, और अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का चश्मे। देखो अवतल लेंस में पास की वस्तुएं जो होती हैं वो आपको, जो अवतल लेंस होता है इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। ठीक है, ये आपको समझ में आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई। 2014, 16, 17, 18, 20, 22, 23 सब में आया हुआ है, तो 24 में भी आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शेरों का शेर महाशेर आ गए, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस। बट डरना नहीं है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो इसमें क्या है भैया, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये सब आता है बोर्ड एग्जाम में, और ये जरूर आता है, बेकिंग सोडा जरूर आता है। देखो बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा बनाने की विधि लिखिए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग बताइए। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र NaMH CO3 होता है। ये इतना समझ में आया कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो यहाँ Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट। तो ये सूत्र हो गया NaHCO3। बनाने की विधि, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब हम आपको एक रिएक्शन के साथ समझाते हैं। लाइक एज हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हमने जब इसमें भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद अभी हमें थोड़ा कम ही प्रवाहित हुआ, अधिक मात्रा में प्रवाहित करना है, तो हमें Na2CO3 ही मिल पाया। मतलब क्या मिला? मतलब हमें मिला केवल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ही मिला। फिर अगर हमें अधिक मात्रा में प्रवाहित करना है तो Na2CO3 और फिर हम CO2 प्रवाहित करेंगे, तो फिर हमें मिल जाएगा भैया 2Na, नहीं सॉरी, आपको H2O भी लेना है क्योंकि साथ में H2O भी है, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो Na2CO3 और प्लस H2O, इसको पूरा आपको लेना है, ध्यान रखना, ये पूरा आपको उठा लेना है। अब CO2 प्रवाहित करना है, सांद्र विलयन है ना वाटर के साथ। अब हमें मिलेगा पूरा 2NaHCO3। ये हमारा क्या है? बस बन तो गया, यही तो हमें बनाना था। सोडियम, NH से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, यही तो हमें बनाना था ना यार। ठीक है, अब देखो
भौतिक गुण, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में यह अल्प विलेय होता है और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, H हाइड्रोजन आयन। रासायनिक गुण, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। अब आप रिएक्शन के साथ समझा देते हैं, जैसे 2NaH CO3, भैया इसको आप क्या करोगे? हीट करोगे। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना, चिन्ह है, तो Na2CO3 मिल जाएगा प्लस H2O मिल जाएगा और प्लस हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, बस हो गया पहला रासायनिक गुण। दूसरा समझाते हैं, दूसरा रासायनिक गुण समझ लो कि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। आप जब इसका अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? तो यानी कि आपका NaH है ना, हाँ NaH CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का आप HCl यानी कि आपने अम्ल के साथ रिएक्शन कराया, तो अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें लवण मिलेगा, NaCl मिलेगा, लवण मिल गया, प्लस आपको वाटर भी मिलेगा भैया पीने के लिए, और प्लस आपको गैस भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बस ये आपका हो गया। किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे आपको यही चीज मिलेगा, लवण मिलेगा, जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन बस इतना ही है, समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अगला देखो माय डियर स्टूडेंट, अगला हमारा इतना ज्यादा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि समझ लो कि पेपर में हिट ही कर जाएगा ये, ठीक है। क्या नाम है? ओम का नियम। भाई ओम का नियम नाम ही काफी है पेपर को हिलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। इसका सत्यापन भी अगर 7 नंबर में आएगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो सत्यापन भी आएगा आरेख खींचकर। तो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप होता है, दाब भी भौतिक अवस्था है, सामान्य रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा, धारा I के समानुपाती होगा। तो यहाँ जो V होगा, V वो समानुपाती I हो जाएगा। अब कहोगे सर समानुपाती क्या है? समानुपाती चिन्ह को चलो हटा देते हैं, ठीक है, हटा दो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हटाना पड़ेगा। यहाँ जब आप हटाओगे तो यहाँ एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? स्थिरांक, और यहाँ I हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा V बराबर IR। अब कहोगे सर R कहाँ से आपने ले आया? भाई स्थिरांक को हटाया जब इस चिन्ह को, तो R जुड़ेगा ही कुछ ना कुछ, बट R क्या है ये मैं आपको बता दूं। R जो है वो क्या है? आपका चालक का प्रतिरोध है, ठीक है, चालक का प्रतिरोध। अब R बराबर अगर पूछे तो V/I हो जाएगा ना, V/I, R बराबर V/I। R का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रतिरोध है, R का जो ये प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का मात्रक बहुत आसान है। देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए V का मात्रक यानी कि वोल्ट का मात्रक, वोल्ट या फिर विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट ही होता है ना, विभवांतर का मात्रक धारा का मात्रक लिख लेना। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है वोल्ट बटे एम्पियर, और ये दो होता है, ये ओम के बराबर होता है। तो देखो इसका एक मात्रक प्रतिरोध का जो एक मात्रक ये ओम होता है, और दूसरा जो होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। बस आपको मात्रक भी समझ में आ गया, बहुत आसान लगा ना। अब देखो इसका सत्यापन समझते हैं, ठीक है। सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। देखो इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, आमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। चित्र ए हमारा ये है, यहाँ देखो बैटरी लगा हुआ, यहाँ धारा नियंत्रक, यहाँ कुंजी, यहाँ आमीटर, यहाँ प्रतिरोध तार, यहाँ वोल्ट मीटर, यहाँ प्लस माइनस, ये बैटरी में भी हमारा प्लस माइनस होगा ना यार, प्लस माइनस, ये बड़ी वाली डंडी प्लस और ये माइनस, ठीक। अब देखो ए के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध धारा I अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है।
अब देखो, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। अभी मैं ये फिगर समझाऊंगा, अभी समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर आमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। और अब विभवांतर को एक्स अक्ष, अब जो ये विभवांतर है इसको एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष तथा धारा आई को वाई अक्ष पर एक ग्राफ खींचते हैं। ये धारा वाई है और ये हमारा वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ खींचते हैं। यदि रेखा सरल आता है तो चालक ओम के नियम का पालन करता है। तो ये भैया हमारा रेखा सरल आया, एक सरल रेखा है, तो ये ओम का नियम का पालन करता है। अगर ओम का नियम का पालन करता है तो इट इज प्रूव, ये प्रूव हो गया कि ये ओम का नियम बिल्कुल सही है। तो ये है हमारा माय डियर स्टूडेंट, मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए और जैसे मुझे पता चलता है मैं आपको सारा करा दूंगा। तो ये है हमारा माय डियर स्टूडेंट, साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं, मेहनत कर लेना है, ज़्यादा समय नहीं है बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोगों के लिए ये है साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिया। तो ये मॉडल पेपर का जितने भी प्रश्न तैयार कर लो, ठीक है। और अगर आपने सरमन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करके इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196, ठीक है, 9918863196। आपको जो सरमन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर हमें कांटेक्ट कर लेना, वहाँ आपके लिए क्रैश कोर्स है जिसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।